नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जीएस पेपर 4 एथिक्स का एक मास्टर कोर्स यहां पे शुरू हो रहा है। इस पर्टिकुलर मास्टर कोर्स का टॉपिक है एथिक्स थ्रू एग्जाम्पल्स एंड फॉर्मूलाज। एथिक्स थ्रू एग्जाम्पल्स एंड फॉर्मूला। जी हां, एथिक्स में टर्मिनोलॉजीज बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, जैसे कि वैल्यूज क्या होती है, जैसे कि लीडरशिप क्या है, जैसे कि परफेक्शन क्या है। बेसिकली ये जो टर्मिनोलॉजीज होती हैं एथिक्स की, यही एथिक्स का बेस स्टैब्लिश करती हैं। ये पर्टिकुलर कोर्स के लेआउट को जब आप देखोगे, अगर आपने ठीक तरीके से इसको पढ़ लिया, रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ इसको कन्वीनियंटली सिंक्रोनाइज किया और सही तरीके से एग्जाम में रिप्रोड्यूस किया, आपको 130 नंबर स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता जीएस पेपर 4 एथिक्स में। मैं आपको पहले बताता हूं कि ये जो पर्टिकुलर एथिक्स का ओवरऑल जो वीडियोस का सीक्वेंस आएगा वो किस प्रकार से आएगा और इसमें मैं क्या क्या आपको प्रोवाइड करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग 100 एथिक्स टर्मिनोलॉजीज को इनोवेटिव मैनर में देखेंगे। जैसे वैल्यू एक टर्मिनोलॉजी हो गई, इस प्रकार की 100 टर्मिनोलॉजीज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा और इन 100 टर्मिनोलॉजीज में एथिक्स में जितना जरूरी है उससे ज्यादा आपके लिए कवर हो जाएगा। खास बात दोस्तों ये है कि इस पर्टिकुलर वीडियोस में आपको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशंस प्रोवाइड किए जाएंगे। जैसे इसी पर्टिकुलर वीडियो में वैल्यूज की इंपॉर्टेंस के रिस्पेक्ट में एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आपको यहां पे दिख रहा है कि ये वैल्यूज कहां पे काम आती हैं। वैल्यूज मॉरल वैल्यूज जो इंडिविजुअल से जुड़ी हुई हैं और एथिकल वैल्यूज जो सोसाइटी से जुड़ी हुई हैं उनके साथ कैसे जुड़ रही है। तो ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशंस मैं आपके नोट्स में इनकॉर्पोरेट करवाऊंगा और जब जीएस पेपर 4 एथिक्स का पेपर आप लिख रहे होगे ना, आपको यही डायग्राम उस पेपर में बना के आने हैं। वो किस तरीके से बनाने हैं, क्वेश्चंस का आंसर कैसे देना है, ये मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे आपको फ्लो डायग्राम नजर आ रहा है। ह्यूमन वैल्यू, सबसे ऊपर बिलीफ के नीचे वैल्यूज। अगर वैल्यूज सोसाइटल है, एक्सटर्नल है तो एथिक्स के साथ जुड़ गई, इंडिविजुअल है, इंटरनल है तो मॉरल्स के साथ जुड़ गई। वैल्यूज के नीचे एटीट्यूड, बिहेवियर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फ्लो चार्ट्स हैं जो कि मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। उसके साथ साथ ओवरऑल हिस्टोरिकल और माइथोलॉजिकल एग्जाम्पल एक पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी के, और कोई भी टर्मिनोलॉजी सोसाइटी में इन्यूमरेबल नंबर ऑफ इवेंट से जुड़ती है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल इसी पर्टिकुलर वैल्यूज टर्मिनोलॉजी में एग्जाम्पल्स अगर आप देखो तो ई श्रीधरन जी का एग्जाम्पल दिया गया जो कि मेट्रो मैन है इंडिया के। ईरा सिंघल का एग्जाम्पल है जो कि एक आईएएस ऑफिसर है। कुछ दिन पहले, मतलब कुछ साल पहले इन्होंने आईएएस का एग्जाम टॉप किया था। गीता के एग्जाम्पल्स, हमारे जो आप कह लो होली टेक्सचर्स हैं, जैसे कि रामायण हो गया, गीता हो गया, कुरान हो गया, इसके एग्जाम्पल्स। उसके साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन से एग्जाम्पल निकालना, कुछ करंट अफेयर से इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल निकालना, एडमिनिस्ट्रेटिव जो ओवरऑल डिसीजंस लिए जा रहे हैं सरकार के, उससे एग्जाम्पल निकालना, ओवरऑल इंटरनेशनल रिलेशंस में जो हैपनिंग हो रही है उनसे एग्जाम्पल्स निकालना। और इन एग्जाम्पल्स को निकालने के बाद ओवरऑल एप्रोप्रिएट तरीके से करंट की न्यूज के साथ उनको सिंक्रोनाइज करके एक बहुत इफेक्टिव वे में एग्जाम में आंसर राइटिंग में इनकॉर्पोरेट करना, दिस इज द एसेंस। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, बहुत सारे लोग आपसे बोलेंगे कि एथिक्स के अंदर आपको बतेरे अलग अलग स्कॉलर्स की डीप थ्योरीज पता होनी चाहिए। मैं कुछ हद तक इस बात से एग्री करता हूं, लेकिन ज्यादातर एग्री नहीं करता हूं। मैं बताता हूं क्यों। किसी भी बड़े पर्टिकुलर पॉलिटिकल फिलोसफर की थ्योरी का बेसिक आपको पता होना चाहिए, मैं ये मानता हूं, और उस बेसिक को करंट के एग्जाम्पल्स के साथ कोरिलेट करना चाहिए और उसको एक एप्रोप्रिएट फ्लो चार्ट और डायग्राम के थ्रू एग्जाम में रिप्रोड्यूस करना आना चाहिए, तब नंबर बनेंगे। कोई भी बड़ा आप थीसिस स्कॉलर ले आओ और वो कांट की थ्योरी उठा के एग्जाम में रिप्रोड्यूस कर दे रहा है आंसर पेपर में। कई बार जो पेपर चेकर्स होते हैं वो भले ही बहुत तगड़े किस्म के लोग होते हैं, लेकिन एक लिमिट से ज्यादा फिलॉसफी और डिटेल्ड फिलोसॉफिकल इंटेलेक्चुअल थॉट और पुराने एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल्स को आप कोट कर दोगे तो जो आंसर है वो मोनोटोनस बोरिंग सा हो जाता है। आंसर में मजा तब आता है जब किसी बड़े पॉलिटिकल फिलोसफर की थ्योरी लिखी, उसका बेस बताया, उस बेस को रिसेंट की करंट अफेयर्स की न्यूज के साथ जोड़ा और उस न्यूज को एक फ्लो चार्ट के थ्रू आपने रिप्रेजेंट किया और बाद में उसी फ्लो चार्ट को नीचे एक्सप्लेन कर दिया और एक्सप्लेन करते वक्त कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव करंट अफेयर्स से रिलेटेड एग्जाम्पल्स कोट कर दिए। बस दिस इज द बेस्ट। और इतना ही आपके पास स्कोप है। अभी 150 नंबर वर्ड्स में 200-250 वर्ड्स में कितना ही लिख लोगे भाई। 150 से 250 वर्ड्स अगर ठीक से लिखने पे आ जाओ 5-6 मिनट में लिख जाते हैं। अगर आपके दिमाग में ओवरऑल फ्लो चार्ट बंधा हुआ है और आपके पास लिमिटेड जगह है आंसर लिखने के लिए, फिर चाहे आप यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हो चाहे पीसीएस का एग्जाम दे रहे हो, ठीक है। तो बेसिकली ये जो और मैं आपको ये बता दूं, ये जो पर्टिकुलर कोर्स है आपका
एथिक्स थ्रू एग्जाम्पल्स एंड फॉर्मूलाज, जो लोग मेरा मेंटरशिप कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं उनको उसमें इंक्लूडेड है, ठीक है ना। तो मेंटरशिप के अंदर जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैं अपने मेंटरशिप कोर्स को धीरे धीरे करके इवॉल्व करूंगा। उस एवोल्यूशन में जीएस पेपर 4 की ये जो टर्मिनोलॉजीज हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। आप ट्रस्ट करिए, ये 100 टर्मिनोलॉजीज पढ़ने के बाद आपको ऐसा फील होगा कि भाई एथिक्स के लिए आपको किसी और चीज की जरूरत पड़ेगी नहीं। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप किताबों से ऑथर्स की थ्योरी मत पढ़िए, क्योंकि देखिए ये बात बिल्कुल सच है कि एथिक्स में वो लोग थोड़ा एडवांटेज में आ जाते हैं जिनका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल हो, या सोशियोलॉजी ऑप्शनल हो, या फिर कह लीजिए पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल हो, इंटरनेशनल रिलेशंस, क्योंकि उसमें कुछ पॉलिटिकल फिलोसफर्स की वो थ्योरी पढ़ते हैं। लेकिन केवल थ्योरी चेपोगे आंसर में, नंबर नहीं मिलेंगे। थ्योरी को कोरिलेट करना करंट के साथ, ठीक है ना, आपके कंटेक्चुअल एग्जांपल्स के साथ, फ्लो चार्ट के तरीके से उसको अच्छे से रिप्रोड्यूस करना, दिस इज द नॉर्म, दिस इज द नीड। और इस वैल्यूज टर्मिनोलॉजी को तो मैंने यहां पे अपडेट किया। इसके बाद जो अगली 2 टर्मिनोलॉजीज हैं, जैसे कि एक टर्मिनोलॉजी है इमोशनल इंटेलिजेंस, एक टर्मिनोलॉजी है आपकी टॉलरेंस। ये 2 टर्मिनोलॉजीज ऑलरेडी मेंटरशिप कोर्स में अपलोड हो चुकी हैं, तो आप चाहें तो मेंटरशिप कोर्स को अवेल कर सकते हैं। वैल्यूज टर्मिनोलॉजी को मैं अपने यूट्यूब के स्टूडेंट्स के लिए भी यहां पे अपलोड कर रहा हूं। तो बिना टाइम वेस्ट के इस पर्टिकुलर लेक्चर को शुरू करते हैं। छोटा सा प्रमोशन है दोस्तों, यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2024 का मेंटरशिप कोर्स शुरू हो चुका है। नवंबर 2024 तक कम से कम ये अवेलेबल रहेगा उन सारे स्टूडेंट्स को जो इसके लिए एनरोल करवा रहे हैं। और उस समय पे अगर मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट किया तो मैं उसको कुछ समय के लिए एक्सटेंड भी कर दूंगा। इस कोर्स में जीएस पेपर 4, जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 1 सबकी वीडियोस अपलोड होंगी। यहाँ पे मैंने फोल्डर्स बना रखे हैं, साथ साथ थीम बेस्ड टॉपिक्स, मेंस स्टेटमेंट्स, मेंस करंट टॉपिक्स, बहुत सी चीजें, वर्ड हिस्ट्री का एक अलग फोल्डर आएगा। सब कुछ बहुत डिटेल में दोस्तों आपके लिए यहाँ पे कवर किया जाएगा। थोड़ी बहुत मार्केटिंग देखिए करनी जरूरी है, मेहनत लगी इस पर्टिकुलर कोर्स को बताने में, तो जो मेरे स्टूडेंट्स रेगुलरली वीडियोस देख रहे हैं उनको कहीं ना कहीं इस कोर्स के बारे में बताना पड़ेगा, इसलिए मैं बीच में बता देता हूँ। अब चलिए इस पर्टिकुलर टॉपिक को शुरू करते हैं। वैल्यू टर्मिनोलॉजी को समझने की कोशिश करते हैं। टर्मिनोलॉजीज में दोस्तों मैं आपसे ये बोलूंगा कि ठीक है, आप एक टर्मिनोलॉजी की वहां पे डेफिनेशन बना के लिखोगे वो भी चलेगा। कुछ केसेस में अगर आप टर्मिनोलॉजी की 1-2 अच्छी डेफिनेशंस याद कर लोगे और उसको एज इट इज रिप्रोड्यूस कर दोगे तो एग्जामिनर के दिमाग में एक अच्छा आपका इंप्रेशन पड़ेगा। जैसे वैल्यूज की डेफिनेशन क्या है? Values are principles or standards that individuals or societies considered important and desirable. They are deeply held beliefs that guide our attitudes, behavior and decision making. अब ये बिल्कुल प्रिसाइज डेफिनेशन है वैल्यूज की। उसके आगे अगर आप देखो तो वैल्यूज रिफ्लेक्ट व्हाट वी कंसीडर टू बी मॉरली राइट, जस्ट एंड मीनिंगफुल इन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ सच एज पर्सनल रिलेशनशिप, वर्क एंड सोसाइटी एज अ होल. दे आर ऑफन इंस्टिल्ड थ्रू अपब्रिंगिंग, कल्चर, एजुकेशन एंड पर्सनल एक्सपीरियंसेस. ठीक है भाई. तो वैल्यूज वो प्रिंसिपल्स हैं, वो स्टैंडर्ड्स हैं जो कि इंडिविजुअल्स अडॉप्ट करते हैं, सोसाइटी अडॉप्ट करती हैं, और ये वो प्रिंसिपल्स हैं जिससे ओवरऑल एक इंडिविजुअल अपने आप में अच्छा कहलाता है, वो अपनी सोसाइटी को अच्छा बनाता है, और वो सोसाइटी ऐसी सोसाइटी होती है जहां पे लोग रहना पसंद करते हैं. अभी अफगानिस्तान में चले जाओ, तालिबान के राज में औरतों का जीना बेहाल है, ना उनको बाहर निकलने दिया जा रहा है, ना उनको पढ़ने दिया जा रहा है, और अगर घर की कोई औरत बिना बुर्का पहले बाहर निकल गई तो उसके घर के आदमियों को भी मारा जाएगा कोड़ों से. तो इस प्रकार की सोसाइटी में कौन ही रहना चाहेगा? ऐसी सोसाइटी में क्या कोई रहना चाहेगा? ऑब्वियसली बात है, नहीं रहना चाहेगा. सोसाइटी एक ऐसी जगह होनी चाहिए जो कि टॉलरेंट हो. तो टॉलरेंट क्या है? ये सोसाइटी की एक वैल्यू है, टॉलरेंस. ठीक है ना. इक्वालिटी क्या है? ये सोसाइटी की एक वैल्यू है. तो इस प्रकार की बहुत सी वैल्यूज होती हैं डेली लाइफ में जो कि इंडिविजुअल को और सोसाइटी एज अ होल को अडॉप्ट करनी पड़ती हैं, जिससे ओवरऑल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ सुधर जाए. ठीक है. और ये वैल्यूज अलग अलग तरीके से एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल अडैप्ट करता है. अपनी अपब्रिंगिंग के समय पे उसके माँ बाप ने, उसके टीचर्स ने, उसके भाई बहन ने उसको क्या सिखाया है, वो किस कल्चर में पढ़ा लिखा है, उसकी एजुकेशन क्या है, उसके पर्सनल एक्सपीरियंसेस क्या है, इसके बेसिस पे एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल का जो वैल्यू सिस्टम है वो इवॉल्व होता है. ठीक है. वैल्यूज को अगर आप फॉर्मूला के रिस्पेक्ट में देखो, अब देखिए एक चीज और बता दूं, ये पर्टिकुलर जो शब्द यहां पे लिखे हुए ना, डेफिनेशन का ये जो बॉक्स है, अब कुछ लोगों की मेमोराइजिंग ताकत ऐसी जबरदस्त होती है कि वो उसको वर्ड बाय वर्ड रट लेंगे और कहीं अगर एग्जाम में आ गया तो वर्ड बाय वर्ड चेप देंगे. कुछ लोग ओवरऑल नहीं रट पाते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं जल्दी रट नहीं पाता हूं चीजों को. हाँ, मैं ओवरऑल अगर कोई एक पर्टिकुलर टर्म दिया हुआ है उसकी डेफिनेशन को अपने शब्दों में बता के लिख दूंगा. लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि आपको प्रिसाइज डेफिनेशंस लिखनी होती हैं, तो एग्जामिनर के माइंड में एक अच्छा इंप्रेशन बनाने के लिए वो प्रिसाइज डेफिनेशन लिख दी जाए तो बढ़िया. जैसे फॉर एग्जांपल 3 इडियट्स मूवी में आपने देखा हो तो
आमिर खान से पूछा जाता है कि भाई मशीन क्या है, तो मशीन को बड़े जनरलाइज सेंस में आमिर खान जवाब दे देता है। वहीं पे चतुर रामलिंगम से पूछा जाता है तो वो बिल्कुल टेक्निकल डेफिनेशन बताता है। तो कभी कभी क्या होता है कि आप एग्जामिनर के सामने बैठे नहीं हो, ठीक है ना, तो आपके नॉलेज को एग्जामिनर कैसे टेस्ट करेगा? जो शब्द आपने लिखे हैं अपने आंसर पेपर में उसके बेसिस पे टेस्ट करेगा। तो कभी कभी टेक्निकल और प्रिसाइज डेफिनेशन बहुत काम की होती हैं। तो थोड़ा बहुत रट्टाफिकेशन अगर आप इन डेफिनेशंस के मामले में कर सकते हो तो कर लीजिए। मैं ये नहीं बोलूंगा कि बिल्कुल रट्टाफिकेशन नहीं चाहिए, यूपीएससी में कभी कभी रट्टाफिकेशन कुछ हद तक मदद देता है। देखिए, डीपली एनालिटिकल थॉट प्रोसेस तो चाहिए ही चाहिए, थोड़ा अगर रट सकते हो तो रट लो। तो वैल्यूज की ये डेफिनेशन अगर आप रट सकते हैं तो रट लीजिए, अगर जीएस पेपर 4 में आती है चेप दीजिएगा। फिर फॉर्मूला जस्टिस प्लस इक्वालिटी इज इक्वल्स टू वैल्यू। यहां पे अब जस्टिस प्लस इक्वालिटी इज इक्वल्स टू वैल्यू को किस तरीके समझाया गया? वैल्यूज अराइज फ्रॉम द परस्यूट ऑफ जस्टिस एंड इक्वालिटी, promoting fairness, inclusivity and ensuring that everyone has equal opportunities and treatment। तो मतलब जो वैल्यू है वो परस्यूट ऑफ जस्टिस और इक्वालिटी से अराइज करती हैं, फेयरनेस को प्रमोट करती हैं, इंक्लूसिविटी को प्रमोट करती हैं, इंश्योर करती हैं कि हर पर्सन के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी हो, इक्वल ट्रीटमेंट हो। तो वैल्यू क्या है? जस्टिस और इक्वालिटी का समेशन है। तो ओवरऑल किसी एक पर्टिकुलर जगह पे जस्टिस हो रहा है, किसी के साथ अत्याचार नहीं हो रहा है, और ओवरऑल अलग अलग तबके के लोगों को बराबर का आप कह लो बिहेवियर दिया जा रहा है, बराबर से उनको ट्रीट किया जा रहा है। तो जस्टिस इक्वालिटी को जब आप जोड़ देते हो तो बनता है वैल्यू। तो जब भी वैल्यू से रिलेटेड कोई चीज है, अगर आप जस्टिस प्लस इक्वालिटी इक्वल्स टू वैल्यू और उसके बाद इस पर्टिकुलर डेफिनेशन से उसको जस्टिफाई कर पाओ, एक्सप्लेन कर पाओ, तो वो अपने आप में एग्जामिनर के दिमाग में आपको एक बड़ा ही पॉजिटिव व्यू पॉइंट देगा। उसके नीचे दोस्तों अब ये सब चीजें आपको लिखनी है, फॉर्मूला जस्टिस प्लस इक्वालिटी इक्वल्स टू वैल्यूज, और उसके बाद नीचे ये डेफिनेशन, वैल्यूज अराइज फ्रॉम द परस्यूट ऑफ जस्टिस एंड इक्वालिटी, प्रमोटिंग फेयरनेस, इंक्लूसिविटी एंड इंश्योरिंग दैट एवरीवन हैज इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड ट्रीटमेंट। ये लाइन अगर आप लिखते हो ना पेपर में, इट विल गिव अ गुड इंप्रेशन। अब इस लाइन को अपने शब्दों में बना के लिखोगे तो हो सकता है हर केस में बंदा उतना अच्छा ना बना पाए, बट यही लाइन लिखोगे तो डेफिनेटली नंबर मिलेंगे। फिर आगे ये फिगर इंक्लूड कर लीजिए। अब इंपॉर्टेंस ऑफ वैल्यूज, आप बोलोगे सर ये बोल बच्चन चीज है। देखिए बिल्कुल बोल बच्चन चीज है। सबको पता है कि वैल्यूज रिलेशनशिप को बिल्ड करती हैं, वैल्यूज डिसीजन मेकिंग में एक अच्छा डिसीजन लेती हैं। डिसीजन मेकिंग में कई बार लोग अपने मतलब से डिसीजन लेते हैं, लेकिन ओवरऑल अगर आपके दिमाग में अच्छी वैल्यूज हैं तो आप ऐसा डिसीजन लोगे जो कि आपको बेनिफिट करने के साथ साथ आपके साथ की जो सोसाइटी में रहने वाले लोग हैं उनको भी बेनिफिट करेगा। वैल्यूज पर्सनल फुलफिलमेंट देती हैं। अगर आप कंपैशनेट हो, वो आपकी वैल्यू है, तो आप दूसरों की मदद करोगे, दूसरों की मदद करोगे तो अंदर से अच्छा फील करोगे। वैल्यूज इफेक्टिव गवर्नेंस के लिए फंडामेंटल होती हैं। वैल्यूज इंटरनेशनल रिलेशंस और डिप्लोमेसी को अफेक्ट करती हैं। वैल्यूज प्रोफेशनल सक्सेस में जरूरी होती हैं। वैल्यूज सोशल, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप ऑफिस में काम कर रहे हो तो ऑफिस में अगर आप एक टीम लीडर हो, तो टीम लीडर हो, अगर आप अपनी टीम को अपने साथ मिला के चलते हो, अपनी टीम के लोगों की परेशानियों को अपनी परेशानी समझते हो, उनकी परेशानी को रियल टाइम में सॉल्व करने की कोशिश करते हो, तो डेफिनेटली ओवरऑल आप समझ सकते हो कि प्रोफेशनल सक्सेस आपकी वैल्यू लेके आएगी। अगर आप टीम लीडर हो और आपके टीम के मेंबर्स परेशान हैं, उनके घर में किसी की तबियत खराब है, उनको छुट्टी नहीं मिल रही है, उनको पैसों की जरूरत है, उनको मदद नहीं मिल रही है, तो आपकी टीम डिस्करेज हो जाएगी। जब आपकी टीम डिस्करेज हो जाएगी तो आपके लिए काम करने वाला आदमी काम ही नहीं करेगा। जब वो काम ही नहीं करेगा तो फिर आप कैसे प्रोफेशनली सक्सेसफुल होगे? समझ के बात को? तो ओवरऑल वैल्यूज जब तक आपके अंदर इम्बाइब नहीं है तब तक आप प्रोफेशनल सक्सेस भी नहीं पा सकते। उसी सेंस पे अगर हमारे देश के नेता, पॉलिटिशियंस, अगर हमारे देश के ब्यूरोक्रेट्स वो अपने अंदर वैल्यूज रखेंगे, तब वो कहीं ना कहीं इंडिया की इंटरनेशनल रिलेशंस की पॉलिसी को उस हिसाब से चेंज कर पाएंगे, मैनूवर कर पाएंगे। डिप्लोमेसी बहुत जरूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल चाइना का एग्जांपल ले लो। चाइना के पास पैसा खूब है, लेकिन दुनिया भर में चाइना की इमेज बहुत नेगेटिव है। सब बोलते हैं कि चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के थ्रू पैसा बांट रहा है कंट्रीज को और उनको अपने डेप्ट में फंसा रहा है, डेप्ट ट्रैप में फंसा रहा है। तो चाइना की इंटरनेशनल पॉलिसी, इंटरनेशनल रिलेशंस पॉलिसी डेप्ट ट्रैप को प्रमोट करती है और दुनिया भर की कंट्रीज इस चीज के लिए अवेयर भी हो रही हैं। लेकिन जब बात आती है इंडिया की, तो इंडिया की इंटरनेशनल रिलेशंस और डिप्लोमेसी की पॉलिसी वैल्यूज से भरी हुई है। हम म्यूचुअल रिस्पेक्ट के हिसाब से इंटरनेशनल रिलेशंस में दूसरी कंट्रीज के साथ एंगेजमेंट रखते हैं। इसलिए इंटरनेशनल रिलेशंस में ओवरऑल जब भी इंडिया चाइना के बीच में कंपैरिजन होता है, तो चाहे पैसों के क्वांटम के रिस्पेक्ट में चाइना को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाए, बट म्यूचुअल रिस्पेक्ट के रिस्पेक्ट में इंडिया को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। और इसीलिए इंडिया की इंटरनेशनल फॉरेन पॉलिसी लॉन्गर टर्म में ज्यादा सस्टेनेबल है। समझ के बात को? तो ओवरऑल इंटरनेशनल रिलेशंस और डिप्लोमेसी में भी वैल्यूज की जरूरत है। इफेक्टिव गवर्नेंस के लिए वैल्यूज की जरूरत है, क्योंकि जब आप गवर्न कर रहे हो तो आप सोसाइटी के अलग अलग तबकों को गवर्न कर रहे हो। तो उन तबकों को अगर आप गवर्न कर रहे हो तो आपको हर तबके की इंपॉर्टेंस,
हर तबके की जरूरतों को ध्यान में रखना पड़ेगा, तब जाके आप उनके लिए अच्छा डिसीजन ले पाओगे। और डिसीजन लेने में तो ऑब्वियस सी बात है वैल्यूज आई जाएंगे। सोशल कोहेजन, ठीक है ना भाई, भाईचारे का भाव रखना। अभी हिंदू मुस्लिम के नाम पे आप वाद विवाद कर रहे हो, लड़ाई कर रहे हो, कास्ट के नाम पे आप लड़ रहे हो, अपने घर की औरतों को आप दबा रहे हो, तो सोशल कोहेजन कैसे होगा सोसाइटी में? अरे सोसाइटी में कोहेजन तो तब होगा ना, चाहे किसी भी धर्म का तबका हो, चाहे किसी भी कास्ट का तबका हो, चाहे किसी भी जेंडर का तबका हो, आप उसके लिए इक्वल हो, आप उसके खिलाफ किसी भी प्रकार का डिफरेंशिएशन या डिस्टिंग्विशमेंट या फिर आप कह लो डिस्क्रिमिनेशन अपने दिमाग में नहीं रख रहे हो, तब जाके वो एक्चुअल वैल्यू है। कोई इंसान बोलता है कि नहीं भाई ये मेरे धर्म का नहीं है, मैं तो बस अपने धर्म वाले को ही नौकरी दूंगा या अपने धर्म वाले को ही कॉन्ट्रैक्ट दूंगा या उसी से बात करूंगा या उसी से लाइसेंसिंग करूंगा या अपने कास्ट के वाले के साथ रहूंगा, लोअर कास्ट वालों को दबाऊंगा, तो फिर ये तो गड़बड़ काम है ना। फिर आपकी वैल्यूज मिसिंग है, फिर आपकी वैल्यूज नेगेटिव है, फिर सोशल कोहेजन तो नहीं आने वाला, सोसाइटी में लड़ाइयां ही होंगी। समझ गए आप बात को? तो वैल्यूज को इंडिविजुअल लेवल पे इम्बाइब करना पड़ता है और इंडिविजुअल लेवल पे इम्बाइब वैल्यू सोसाइटी में चेंजेस लेके आती हैं। तो सोसाइटी में अगर आप देखो दोस्तों इंडिविजुअल्स रहते हैं। अब ये पर्टिकुलर जो फिगर है लेफ्ट वाला, इसको अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट कर लो, राइट वाले को भी। एक बॉक्स में आपको सोसाइटी दिख रहा है, दूसरे बॉक्स में आपको इंडिविजुअल दिख रहा है। सोसाइटी इंडिविजुअल आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। जब इंडिविजुअल्स मिलकर एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं तब सोसाइटी बनती है। तो इंडिविजुअल से सोसाइटी बनाने के लिए हमें सोशलाइजेशन की जरूरत है और इस सोसाइटी में इफेक्टिव गवर्नेंस लाने के लिए हमें लीडरशिप की जरूरत है और रिफॉर्म की जरूरत है, और वो लीडरशिप कोई ना कोई इंडिविजुअल ही प्रोवाइड कर रहा होगा। समझ गए? अब इस पूरे सामंजस्य में इंपॉर्टेंट हो जाता है वैल्यूज, क्योंकि ये मॉरल वैल्यूज इंडिविजुअल के अंदर होती हैं और अगर किसी इंडिविजुअल के अंदर मॉरल वैल्यू है तो ओवरऑल सोसाइटी एथिकल वैल्यूज के बेसिस पे गवर्न होगी। समझ गए बात को? फॉर एग्जाम्पल अफगानिस्तान तालिबान के अंदर औरतों को दबाना है, औरतों को स्कूल नहीं जाने देना है, औरतों को मारना पीटना है, हस्बैंड मार पीट रहा है, कोई सरकार नहीं करेगी, सोसाइटी ज्यादा कुछ करेगी नहीं। तो मॉरल वैल्यू हिली हुई है, इंडिविजुअल लेवल पे मॉरल वैल्यू हिली हुई है, तो सोसाइटी में एथिकल वैल्यू कहां से होगी? इंडिया के अंदर प्रॉपर नियम कानून है। अगर आपने लेडीज को दबाया, उनसे जबरदस्ती आपने ये दहेज वगैरह की डिमांड की, उनको मारा पीटा, तो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर आपके खिलाफ सजा हो सकती है। तो पहले इंडिविजुअल लेवल पे देश के लोगों ने समझा कि भैया हमें ओवरऑल हर तबके की इज्जत करनी है, और उसको फिर हमने सोसाइटल लेवल पे लॉज के थ्रू इंप्लीमेंट किया। जैसे फॉर एग्जांपल डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, किसी लेडी के अगेंस्ट इंडिया के अंदर वायलेंस नहीं हो सकता। ये जो नियम है वो एक प्रकार की एथिकल वैल्यू को प्रमोट करता है सोसाइटी में। तो वैल्यूज, जब मॉरल वैल्यूज की बात होती है तो इंडिविजुअल लेवल पे होती हैं, और इंडिविजुअल्स जब मॉरल वैल्यूज को इम्बाइब करते हैं तो सोसाइटी में ऑटोमेटिकली एथिकल वैल्यूज आती हैं। तो भाई इस प्रकार से अब जितनी भी आपकी आंसर लिमिट हो उस हिसाब से आप एक्सप्लेनेशंस दे सकते हो जब आप आंसर लिख रहे होगे। लेकिन अगर डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं भी दे रहे हो, यहाँ तो समझाने के लिए मैंने आपको बहुत डिटेल बता दिया, तो कम से कम ये फिगर जरूर बना देना। अगर ये फिगर बना दोगे ना भाई जीएस पेपर 4 में मजा आ जाएगा। फिगर्स जो बना के आता है ना अपनी आंसर राइटिंग में, भाई जबरदस्त नंबर मिलते हैं। 130 नंबर चाहिए अगर एथिक्स में, भैया फिगर बनाने पड़ेंगे, और 130 नंबर समझ रहे हो ना रैंक में कितना ऊपर आपको खींचेगा ये। फिर आगे स्किल्स एंड वैल्यूज। अगर किसी के पास स्किल है तो वो इंटेलेक्चुअल कॉम्पिटेंस देता है, और अगर किसी के पास स्किल और वैल्यूज दोनों हैं तो वो होलिस्टिक कॉम्पिटेंस देता है। मतलब सिर्फ स्किल है तो आप इंडिविजुअल लेवल पे कॉम्पिटेंट होगे, लेकिन अगर इस स्किल के साथ आप सोसाइटी में जो भी कर रहे हो उसमें वैल्यूज भी जोड़ देते हो तो आपकी इज्जत होगी, उसको आप बोलोगे होलिस्टिक कॉम्पिटेंस। मतलब ओवरऑल आप अपनी डीलिंग्स में प्रोफेशनली तो एक्सेल करोगे ही करोगे, साथ साथ इज्जत भी कमा पाओगे सोसाइटी में, जिसको बोला जाएगा होलिस्टिक कॉम्पिटेंस। ठीक है, आगे चलते हैं वैल्यूज में। फ्लो डायग्राम अगर आप देखो तो कोर वैल्यूज कौन कौन सी होती हैं, तो भाई गोल्स, टीम वर्क, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कस्टमर, एथिक्स, इनोवेशन, ट्रस्ट। अब ये पर्टिकुलर चार्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट्स में इनकॉर्पोरेट कर लो, राइट वाला। ह्यूमन वैल्यूज, सबसे ऊपर आया बिलीफ, आप किस चीज में भरोसा करते हो, ठीक है ना, बिलीफ। अब अगर आपका भरोसा ये है कि भाई मैं तानाशाह हूं, अब हिटलर तानाशाह था, मतलब मेरा मन जो आएगा वो मैं करूंगा, जो मैं करूंगा वही सही है, वो गलत है, तो अब उस आदमी के लिए वैल्यू का कोई मतलब नहीं है। किसी को भी मार दिया, किसी को भी काट दिया, ठीक है ना। तो बिलीफ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर ओवरऑल आपकी बिलीफ में कुछ पॉजिटिविटी है तो उसमें फिर सबसे पहले आता है वैल्यूज का एलिमेंट। वैल्यूज में इंटरनल और इंडिविजुअल लेवल पे वैल्यू मोरालिटी को प्रमोट करती है, और सोसाइटल और एक्सटर्नल लेवल पे वैल्यू सोसाइटल एथिक्स को प्रमोट करती है। इसी वैल्यू के बेसिस पे आपका एटीट्यूड बनता है, इसी एटीट्यूड के बेसिस पे आपका बिहेवियर बनता है। समझ गए भाई?
तो जो आपकी सोच है, जो आपकी बिलीफ है, जिस चीज पे आप भरोसा करते हो, वो आपकी वैल्यू को डिसाइड करेगा। और अगर आपकी बिलीफ ही गड़बड़ है, आप अपने आप को तानाशाह समझ रहे हो हिटलर जैसा, तो आप कभी किसी और को इज्जत नहीं दोगे। आपकी बेसिक वैल्यू के फंडामेंटल्स ही हिले हुए होंगे, आपका एटीट्यूड ही खराब होगा, आप कभी सोसाइटी की तरफ अपना बिहेवियर अच्छा नहीं रख पाओगे। दूसरों से जलोगे, चिढ़ोगे, उसको उल्टा सीधा बोलोगे, उसके पीछे उसकी प्लानिंग प्लॉटिंग करोगे, कभी किसी का अच्छा नहीं सोचोगे। लेकिन आपकी वैल्यूज अच्छी हैं तो आपका एटीट्यूड अच्छा होगा, आपका बिहेवियर अच्छा होगा, आपके बेसिस पे सोसाइटल एथिक्स अच्छी बनेगी, लोग आपकी इज्जत करेंगे, होलिस्टिक कॉम्पिटेंस की तरफ आप जाओगे। पॉइंट समझ गए हो? तो आई होप आपको ये सारे के सारे लेक्चर्स वगैरह, मतलब ये जितने भी फ्लो चार्ट से समझ में आ रहे हो, एग्जाम्पल समझ में आ रहे हैं। अब हिस्टोरिकल और माइथोलॉजिकल एग्जाम्पल देते हैं, अलग अलग प्रकार के वैल्यूज के एग्जाम्पल। राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण, जब राम जी को ओवरऑल अयोध्या छोड़ के जाना पड़ा वनवास के लिए, तब लक्ष्मण के पास एक ऑप्शन था कि वो राम जी के साथ ना जाए। राम जी को 14 साल के वनवास में जाना था, तो 14 साल जंगल में रहना, अच्छी खासी महलों की आराम भरी जिंदगी को छोड़ के आप जंगल में रहने के लिए जा रहे हो, तो डेफिनेटली ये एक अच्छा ऑप्शन तो है नहीं। लेकिन उसके बावजूद लक्ष्मण ने ओवरऑल सारे ऐशो आराम को छोड़ के राम जी का साथ दिया। ओवरऑल राम जी के प्रति उसने अपनी डिवोशन और लॉयल्टी को एक्सरसाइज किया। लक्ष्मण ने कमिटमेंट दिया कि वो राम जी को उनकी पूरी जर्नी में प्रमोट करेगा, उनको डेंजर से प्रोटेक्ट करेगा, उनके साइड बाय साइड खड़ा रहेगा थ्रू थिक एंड थिन। मतलब लॉयल्टी को यहां पे इंपॉर्टेंस दी गई एज अ कोर वैल्यू इन रिलेशनशिप एंड बॉन्ड्स ऑफ किनशिप। मतलब राम जी के ऊपर जब मुसीबत आई, बड़े भाई के ऊपर जब मुसीबत आई, तो यहां पे लक्ष्मण जी के पास एक चॉइस थी कि उनको मुसीबत में छोड़ के वो अपना मजे में रह सकते थे, अपनी ऐशो आराम की जिंदगी जी सकते थे, उनके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं था जंगल में जाके उनके साथ रहने का। लेकिन उसके बावजूद भी वो अपना सारा ऐशो आराम छोड़ के डिवोशन और लॉयल्टी के साथ अपने ब्रदर के साथ गए। तो यहां पे लॉयल्टी एक कोर वैल्यू है। आप अगर किसी को चाहते हैं, किसी से प्यार करते हैं, किसी का ध्यान रखना चाहते हैं, फिर वो आपके भाई बहन हो सकते हैं, वो आपके वाइफ या फिर हस्बैंड हो सकते हैं, वो आपके मम्मी पापा हो सकते हैं, वो आपकी फैमिली रिश्तेदार हो सकते हैं, वो आपके दोस्त हो सकते हैं। क्या उनकी मुसीबत के समय पे आप उनके साथ खड़े रहोगे? खासकर ऐसी मुसीबत जिसमें आपको इनकन्वीनियंस हो सकती है। तो ये जो लॉयल्टी की वैल्यू है, ये लक्ष्मण जी ने दिखाई राम जी के साथ। तो हिस्ट्री में भी हमें ओवरऑल वैल्यू के एग्जाम्पल्स देखने को मिलते हैं, जो कि हमें यहाँ पे लक्ष्मण जी के फॉर्म में देखने को मिले। उसी प्रकार से कुरान अगर आप पढ़ो, ये जो होली टेक्सचर है इस्लाम में, अब कुरान में आदमी और औरत दोनों की डिग्निटी को बराबर इंपॉर्टेंस दी गई है। भगवान की नजरों में, भगवान की आंखों में कोई भी इंसान अगर अच्छे डीड्स करता है तो वो अच्छा है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो आदमी है या औरत है। इनफैक्ट अगर आप मुस्लिम सोसाइटी की बात करो, शुरुआत में जब प्रॉफिट साहब एक्टिव थे, ड्यूरिंग द टॉप्स ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद और अर्ली कैलिफ्स, उस समय पे अगर आप देखो तो मुस्लिम वुमेन को हर फील्ड में अपनी स्किल्स और टैलेंट को एक्सरसाइज करने का मौका मिलता था, चाहे फिर वो सोशल फील्ड हो, इकोनॉमिक फील्ड हो, एजुकेशनल फील्ड हो, कल्चरल फील्ड हो। तो ओवरऑल शुरुआत में जो प्रॉफिट साहब थे और जो अर्ली कैलिफ्स थे, उन्होंने ओवरऑल वुमेन्स के खिलाफ किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया, उनको बराबर इंपॉर्टेंस दी और ये बोला कि भगवान की नजरों में मेन और वुमेन बराबर हैं, कोई डिफरेंशिएशन नहीं है। समझ के बात को? आज की डेट में हो सकता है कि अलग अलग जगहों पे जो कंजर्वेटिव वर्जन्स हैं इस्लाम के, वो वुमेन को कुछ केसेस में इंफीरियर दिखा सकते हैं, बट ओरिजिनली प्रॉफिट साहब ने ऐसा कुछ नहीं बोला। तो बेसिकली यहां पे अगर आप देखो, इक्वालिटी और मेन और वुमेन, ठीक है ना, ये पर्टिकुलर वैल्यू हमें होली बुक कुरान से देखने को मिलती है। तो ये आप कह सकते हो कि एक रिलीजियस एग्जाम्पल हो गया। फिर हम कॉन्स्टिट्यूशनल और एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जाम्पल्स की बात करें तो इंडिया के अंदर रिजर्वेशन सिस्टम, तो भैया आपको पता है इंडिया के अंदर जो हिस्टोरिकली मार्जिनलाइज कम्युनिटीज है, जैसे कि शेड्यूल कास्ट, जैसे कि शेड्यूल ट्राइब्स, जैसे कि ओबीसी, इनको रिजर्वेशन मिला हुआ है, रिप्रेजेंटेशन मिला हुआ है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, एम्प्लॉयमेंट में, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में। तो बेसिकली ओवरऑल कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी टू अचीव सोशल जस्टिस एंड ब्रिजिंग हिस्टोरिकल इनइक्वालिटीज, तो ये रिजर्वेशन सिस्टम ऑफ इंडिया प्रमोट करता है। मतलब ओवरऑल एससी एसटी ओबीसी कम्युनिटी के लोग, हिस्टोरिकली इनके साथ अत्याचार हुआ है, तो चूंकि इनके साथ हिस्टोरिकली अत्याचार हुआ है, तो आज की डेट में ओवरऑल इन अत्याचारों को कंपनसेट करने के लिए रिजर्वेशन सिस्टम लेके आया गया। तो ये क्या है? ये वैल्यू है। वैल्यू किस चीज की? कि हाँ भाई, आप मार्जिनलाइज्ड लोग जो कि पहले डिसएडवांटेज थे, उनको कंपैरेटिवली प्रोग्रेसिव लोगों के साथ कंपीट कराने के लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड कर रहे हो।
तो दिस इज बेसिकली अ वेरी इंपॉर्टेंट मोरल वैल्यू जो कि रिजर्वेशन सिस्टम इंडिया के अंदर प्रमोट करता है। एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जांपल्स देखे जाएं तो भाई ई श्रीधरन, इनको मेट्रो मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है। इन्होंने इंडिया में पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को दिल्ली मेट्रो के फॉर्म में बदला। ये फॉर्मर मैनेजिंग डायरेक्टर थे दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के। इनका कमिटमेंट था क्वालिटी के प्रति, डिटेल की तरफ अटेंशन के प्रति, ट्रांसपेरेंट लीडरशिप के प्रति, और ओवरऑल इनके अटेंशन के चलते दिल्ली मेट्रो इतनी सक्सेसफुल हुई। और फिर दिल्ली मेट्रो के एग्जांपल्स को देश के अलग अलग शहरों में इंप्लीमेंट किया गया। इससे इंप्रूव हुआ ट्रांसपोर्टेशन और अर्बन डेवलपमेंट। तो ये क्या है? ये डेडिकेशन की एक वैल्यू को दिखाने वाला एग्जाम्पल है ई श्रीधरन जी की फॉर्म में, जिनको मेट्रो मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है, क्योंकि इन्होंने मेट्रो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को इंडिया के अंदर एक बड़ा वजूद दिया। तो ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जाम्पल होगा कि कैसे एक इंडिविजुअल एडमिनिस्ट्रेटिव सरकारी डिपार्टमेंट में काम करके ओवरऑल ग्राउंड लेवल पे पाथ ब्रेकिंग चेंजेस लेके आ सकता है अपने वैल्यूज के दम पे। क्या वैल्यू? कि हाँ भाई उसको लोगों के लिए कुछ बेटर करना, हाँ भाई उसको अपने काम से लोगों के लिए चीजें सुधारनी है। फिर टॉलरेंस की वैल्यू, तो यहां पे ई श्रीधरन साहब कौन सी वैल्यू दिखा रहे थे? ड्यूटीफुलनेस की वैल्यू दिखा रहे थे। ईरा सिंघल जी ने यहां पे टॉलरेंस की वैल्यू को दिखाया। ईरा सिंघल इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज ऑफिसर है। कुछ साल पहले इन्होंने यूपीएससी के एग्जाम में टॉप किया था, उस समय पे काफी फेमस हुई थी। अभी रिसेंटली इन्होंने क्या किया कि अपने डिपार्टमेंट में इन्होंने 2 ट्रांसजेंडर एम्प्लॉयज को हायर किया। तो इससे इन्होंने क्या दिखाया? टॉलरेंस और इंक्लूसिविटी को दिखाया। ट्रांसजेंडर लोगों के अगेंस्ट इंडिया के अंदर डिस्क्रिमिनेशन होता है, उनको साइडलाइन किया जाता है, उनको बराबर में नहीं बैठाया जाता है, उनके साथ उतना घुला मिला नहीं जाता है। लेकिन यहाँ पे सीनियर लेवल के आईएएस ऑफिसर पूरे देश के लिए एग्जाम्पल सेटअप कर रही है, ऐसे 2 लोगों को अपने डिपार्टमेंट में हायर करके ये बता के कि भाई प्रेजुडिसेस खत्म करिए, स्टीरियोटाइप्स खत्म करिए। ये है टॉलरेंस की वैल्यू जो कि ईरा सिंघल जी ने यहाँ पे दिखाई। ये सारे एग्जाम्पल्स, ई श्रीधरन का एग्जाम्पल ड्यूटीफुलनेस की वैल्यू के लिए, ईरा सिंघल का एग्जाम्पल ऑफ टॉलरेंस की वैल्यू के लिए, ये सब कोट कर सकते हो आप। आपको लाइन से यहां पे नोट्स बनाते हुए चलना है। इन नोट्स में ये डायग्राम्स आपको बनाते हैं, ये मुझे बार बार आपको बताने की जरूरत नहीं। नोट्स में इन डेफिनेशन को लिख लीजिए और साथ साथ नोट्स में एक एक लाइन में एग्जाम्पल लिखते चलिए। जैसे लक्ष्मण राम जी का एग्जाम्पल, कुरान में मेन और वुमेन की इक्वालिटी का एग्जाम्पल, रिजर्वेशन सिस्टम का एग्जाम्पल, ई श्रीधरन साहब मेट्रो मैन ऑफ इंडिया के ड्यूटीफुलनेस का एग्जाम्पल, ईरा सिंघल जी का टॉलरेंस का एग्जाम्पल कि इन्होंने 2 ट्रांसजेंडर एम्प्लॉयज को अपने डिपार्टमेंट में काम करने का मौका दिया। और जब ये एग्जाम्पल्स आप लिख लोगे, मुश्किल से आधा पन्ना लगेगा इतने नोट बनाने में, और फिर ये नोट्स आप बार बार रिवाइज करोगे और जब आप अपना आंसर लिख रहे होगे आपको इन्फॉर्मेशन याद होगी और यही इन्फॉर्मेशन आप अपने आंसर्स में चेप दोगे। कैसे चेपनी है वो भी मैं आगे बताऊंगा। अब करंट एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। आज की डेट में रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है। वॉर में तो देखिए वैल्यू का हमको एग्जाम्पल देखना नहीं चाहिए, लेकिन हाँ ठीक है, हम अपने काम की सारी चीज दिखाएंगे। जैसे रशिया जैसी ताकतवर कंट्री ने यूक्रेन के ऊपर अटैक कर दिया। अभी कुछ दिन पहले अजरबैजान ने आर्मेनिया के ऊपर भी अटैक किया था। आर्मेनिया हार गया, ठीक है ना, लेकिन यूक्रेन के लोग भैया रशियन अग्रेशन के अगेंस्ट खड़े हुए हैं, झुकने को राजी नहीं है। इनक्रेडिबल करेज दिखाई है यहाँ पे यूक्रेन के लोगों ने, डिटर्मिनेशन दिखाया रशियन इन्वेजन के अगेंस्ट। भैया गिव अप करने से मना कर दिया उन्होंने, ओवरवेलमिंग ऑड्स के अगेंस्ट खड़े हैं, हटेंगे नहीं। कौन सी करेज दिखा रहे हैं, कौन सी वैल्यू दिखा रहे हैं यहाँ पे यूक्रेन के लोग? डिटर्मिनेशन, करेज, रेजिलियंस। मर जाएंगे, तुम्हारे सामने झुकेंगे नहीं। अब वैसे तो एक वायलेंट वैल्यू आप कह सकते हो, बट डेफिनेटली यूक्रेन के लोग जिस प्रकार से रशियन एग्रेशन को फेस कर रहे हैं, दिस शोज द वैल्यू ऑफ करेज, डिटर्मिनेशन एंड रेजिलियंस। फिर इंडिया के अंदर कुछ नेगेटिव वैल्यूज की बात करें, जैसे डाटा ब्रीच होना। कभी कभी प्राइवेसी और सिक्योरिटी को ब्रीच करने के लिए साइबर अटैक्स हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप देखो तो एयर इंडिया के डाटा सर्विस प्रोवाइडर सीता के ऊपर एक साइबर अटैक हुआ, जिसके चलते 45 लाख पैसेंजर्स की वर्ल्ड वाइड डाटा लीक हो गया। तो ये क्या है? ये दिखाता है कि इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन के पर्सनल और सेंसिटिव डाटा को यहां पे इलीगल एक्टिविटीज के थ्रू चुराया जा रहा है। तो ओवरऑल दिस पर्टिकुलर इंसिडेंस वाज द ब्रीच ऑफ द वैल्यू ऑफ प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। प्राइवेसी और सिक्योरिटी भी अपने आप में एक वैल्यू है और कुछ लोग यहां पे इंस्टीट्यूशनल तरीके से इन वैल्यूज को वायलेट कर रहे हैं। फिर सोवरेनिटी ब्रीच, चाइना के एक्शंस कभी कभी सोवरेनिटी ब्रीच दिखाते हैं। साउथ चाइना सी में जो कुछ भी कर रहा है चाइना, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे इंडिया के साथ जो कुछ भी कर रहा है चाइना, वो क्या दिखाता है? वो सोवरेनिटी की वैल्यू का ब्रीच दिखाता है। गलत तरीके से अपने टेरिटोरियल क्लेम्स को असर्ट करना, दूसरी कंट्रीज को दबाने की कोशिश करना, दिस इज बेसिकली अ ब्रीच ऑफ द वैल्यू ऑफ सोवरेनिटी ऑफ अदर कंट्री। फिर अगर आप सिंधु ताई सपकाल की बात करो, इनको बोला जाता है मदर ऑफ ऑर्फन्स, यहां पे आपको नजर आ रही हैं। ये दिखाती हैं वैल्यू कौन सी? कंपैशन की, एम्पैथी की। इनकी लाइफ स्टोरी जबरदस्त है। न्यूमरस हार्डशिप्स के बावजूद
ओवरऑल सिंधु ताई ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी अबंडेंड और ऑर्फन चिल्ड्रन की मदद करने के लिए। इनको मदर ऑफ ऑर्फन्स बोला जाता है। तो कंपैशन और एम्पैथी की वैल्यू की ये जीती जागती एग्जाम्पल है। सिंधु ताई सपकल जी का नोट में जरूर नाम लिख लेना, इस तरीके के एग्जाम्पल्स बहुत काम आते हैं एथिक्स के क्वेश्चन में। फिर सदगुरु, ये इंडियन स्पिरिचुअल लीडर है, फाउंडर है ईशा फाउंडेशन के। ये इन्वायरमेंटल स्टीवर्डशिप को प्रमोट करते हैं थ्रू सेव सॉइल कैंपेन। हमारे सॉइल की क्या जरूरत है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इकोलॉजिकल बैलेंस में, इसको समय समय पे सदगुरु साहब पॉइंट आउट करते रहते हैं। इस नीड को पॉइंट आउट करते रहते हैं कि हमें प्रोटेक्ट करना है, रिजुविनेट करना है सॉइल हेल्थ को। तो कौन सी वैल्यू को यहां पे प्रमोट कर रहे हैं सदगुरु साहब? इन्वायरमेंटल स्टीवर्डशिप। एग्जाम्पल्स के साथ ये भी लिखते जाना कि ये पर्टिकुलर इंडिविजुअल कौन सी वैल्यू को प्रमोट कर रहा है। फिर एक तारे जमीन पे मूवी बनी थी 2007 में। यहाँ पे एक पर्टिकुलर बच्चे को डिसलेक्सिया होता है, उसको उसके माँ बाप तक इग्नोर कर देते हैं, लेकिन उसके अंदर एक यूनिक टैलेंट होता है, उसको रिकॉग्नाइज करने की जरूरत है, उसको नर्चर करने की जरूरत है। इस पर्टिकुलर जरूरत को पॉइंट आउट किया गया इस मूवी में। यहां पे कौन सी वैल्यू दिखाई गई? एम्पैथी की वैल्यू दिखाई गई, अंडरस्टैंडिंग की वैल्यू दिखाई गई। फिर भाई सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन की रिपोर्ट, इसने रिकमेंड किए कुछ स्टेप्स कि कैसे वैल्यूज को सिविल सर्विसेज में प्रमोट किया जाए। एक कोड ऑफ कंडक्ट डेवलप करने की बात की गई सिविल सर्वेंट्स के लिए, जो कि कोर वैल्यूज को सेटअप करता है। प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग टू सिविल सर्वेंट्स ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ दीज वैल्यूज। तो भाई साहब, इंडिया में एक कल्चर ऑफ अकाउंटेबिलिटी बनाने की जरूरत है सिविल सर्विसेज में, जहां पे ओवरऑल वैल्यूज को फॉलो करने के लिए, उनको अधेर करने के लिए सिविल सर्वेंट्स को रिवॉर्ड्स किया जाए। और अगर वैल्यूज को ओवरऑल एक सिविल सर्वेंट्स तोड़ता है तो उनको पनिश किया जाए। फॉर एग्जाम्पल ऑनेस्टी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन अगर कोई सिविल सर्वेंट करप्शन करता है तो उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए। ओवरऑल उसको मतलब जो वो पर्टिकुलर ऑनेस्टी की वैल्यू की जो ब्रीच की है उसके लिए उसको पनिश करना चाहिए। तो सिविल सर्विसेज में सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन ने बोला है कि वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सिविल सर्विसेज में वैल्यूज को इनकलकेट करने की जरूरत है और इन वैल्यूज को कोडिफाई करने की जरूरत है थ्रू अ कोड ऑफ कंडक्ट। और अगर इस कोड ऑफ कंडक्ट में लिखी हुई वैल्यूज को पब्लिक सर्वेंट्स फॉलो करते हैं तो उनको रिवॉर्ड देने की जरूरत है, और फॉलो नहीं करते हैं तो उनको पनिश करने की जरूरत है। पर्सनल एग्जाम्पल आप दे सकते हो, जैसे कि अब इस प्रकार के पर्सनल एग्जाम्पल्स कई बार आप इंटरव्यू में दे सकते हो, और इंटरव्यू में इस प्रकार से देना कि फर्जीवाड़ा ना पकड़ा जाए। समझ गए? फॉर एग्जाम्पल, आप अपनी कम्युनिटी में वॉलंटियर वर्क करते हो, ठीक है, किसी पर्टिकुलर एनजीओ के साथ जुड़ के आप गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए जाते हो, या किसी पर्टिकुलर एनजीओ के साथ जुड़ के आप किसी एनजीओ में किसी अनाथालय में बच्चों की जाके मदद करते हो, बूढ़े लोगों की जाके मदद करते हो। तो आप अपने वर्क के थ्रू ग्राउंड लेवल पे एक पॉजिटिव इंपैक्ट लाने की कोशिश कर रहे हो, और उन लोगों की मदद करने की कोशिश कर रहे हो जो कि मार्जिनलाइज्ड है, डिसएडवांटेज है। इसके थ्रू आप सोशल जस्टिस और इक्वालिटी को प्रमोट कर रहे हो, एक इंक्लूसिव और कंपैशनेट सोसाइटी बनाने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन मैं आपको एक पर्सनल एडवाइस दूंगा दोस्तों, ऐसा तभी करना जब आप अंदर से करना चाहते हो। कभी भी ऐसा इसलिए मत करना कि आपको इंटरव्यू में ज्यादा नंबर स्कोर करने हैं या फिर मेंस के आंसर में ज्यादा नंबर स्कोर करने हैं, क्योंकि जेन्युइनली जब आप ये चीजें करते हो ना तो वो आपके नेचर में रिफ्लेक्ट करती हैं। अगर फर्जीवाड़े में बस दूसरों को दिखाने के लिए जब आप ऐसी चीजें करते हो ना कहीं आपके एक्शंस में वो बात समझ में आ जाती है, पकड़ में आ जाती है। फाइनली वैल्यूज के रिस्पेक्ट में दो कोट मैं आपके लिए यहां पे बताऊंगा। एक कोट है फॉर्मर यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जॉन कैरी यूएस का, कि वैल्यूज आर नॉट जस्ट वर्ड्स, वैल्यूज आर व्हाट वी लिव बाय, दे आर अबाउट द कॉजेस दैट वी चैंपियन एंड द पीपल वी फाइट फॉर। इस कोट को अपने न्यूज में अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट कर लो। आइंस्टाइन का एक कोट है, ट्राई नॉट टू बिकम अ मैन ऑफ सक्सेस बट ट्राई टू बिकम अ मैन ऑफ वैल्यूज। तो ये कोट्स इनकॉर्पोरेट कर लीजिए अपने नोट्स में, और ओवरऑल कंटेक्चुअली वैल्यूज से रिलेटेड कहीं पे अगर कोई चीज आती है तो इस कोट को कोट कर देना और उसको एक्सप्लेन कर देना, नंबर कुछ और बढ़ जाएंगे। जी हाँ, अगर एग्जैक्ट कोड, अगर एग्जैक्ट स्टेटमेंट, अगर एग्जैक्ट पॉलिटिकल थ्योरीज किसी बड़े आदमी की आप कोट कर देते हो एग्जाम में उसके नाम के साथ, डेफिनेटली नंबर बढ़ते हैं। तो आई होप आपको लेक्चर में मजा आया दोस्तों। इस पर्टिकुलर वीडियो में इसके कंटेंट में बहुत एफर्ट जा रहा है। आई होप आप इस पर्टिकुलर एफर्ट को रिकॉग्नाइज करेंगे और इन वीडियोस को पसंद करेंगे। चाहे तो मेंटरशिप कोर्स ज्वाइन करके इस प्रकार की और वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स।